प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले कृषि मंत्री जी को और उनके विभाग को और साथ ही पशु एवं मत्स्य संसाधन विकास विभाग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बीज विस्तार कार्यक्रम के सिलसिले में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया पटना जिले के लिए और इसमें मुझे भी निमंत्रित किया और इसी प्रकार का कार्यक्रम प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्रियों की मौजूदगी में संपन्न होगा। बीज विस्तार कार्यक्रम का ये दूसरा वर्ष है। पिछले वर्ष हम लोगों ने किसान पंचायत का आयोजन किया था। किसानों, वैज्ञानिकों और दूसरे तमाम विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद हम लोगों ने अपने राज्य के लिए कृषि रोड मैप तैयार किया और उसी कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के सिलसिले में बीज विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत हुई और ये दूसरा वर्ष है। पिछले साल खरीफ में और रबी में इस कार्यक्रम को लागू किया गया। इस वर्ष भी खरीफ में इस कार्यक्रम को लागू किया गया और अब रबी में इस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। गेहूं, चना और मसूर के बीज चयनित किसानों को आधे मूल्य पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आधार बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वो अपने खेतों में इसका उत्पादन करेंगे और जो बीज होगा उन्नत किस्म का, उसका इस्तेमाल वे स्वयं करेंगे और अपने गांव वालों को उपलब्ध कराएंगे। इस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा हुई। यूं तो कृषि रोड मैप तैयार करने में हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी सहायता ली थी। परिषद ने जो कृषि शिक्षा और कृषि पर अनुसंधान के मामले में देश की शीर्ष संस्था है, उन्होंने भी इसकी तारीफ की, इसकी प्रशंसा की और इसके बारे में उन्होंने कहा कि एक बिहार मॉडल है, क्योंकि देश भर में समस्या है कि बीजों का प्रतिस्थापन दर, रिप्लेसमेंट का दर बहुत कम है। लोग तो समझते हैं कि 25% भी हम हासिल कर लें तो एक अच्छी बात है। हमारे बिहार में बहुत कम था, 6%, 7%, मुश्किल 10%। और इस कार्यक्रम के लागू होने के बाद प्रतिस्थापन दर तेजी से बढ़ा और हम लोगों का लक्ष्य है कि हम प्रतिस्थापन दर को 35%, धान और गेहूं के मामले में दालों के लिए 20% और मक्का के लिए 70% का लक्ष्य हासिल करें, महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करें और इससे उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन इसलिए बढ़ेगा कि हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम, जब हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं था, हम विदेशों पर निर्भर थे खाद्यान्न के लिए। पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है, नई पीढ़ी के लोगों को तो याद भी नहीं होगा, मालूम भी नहीं होगा। PL 480 के अंतर्गत अमेरिका से गेहूं आता था, हम लोग बच्चे थे, देखते थे। खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे, लेकिन मुल्क में हरित क्रांति आई, कुछ राज्यों में ही आई
और उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करके हमने हरित क्रांति लाई और देश ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल किया। आज भारत सरप्लस राष्ट्र है, हम अपनी जरूरत से ज्यादा खाद्यान्न पैदा करते हैं। तो बीज का बहुत महत्व है। वो सब चीजों का समावेश हमने कृषि रोड मैप में किया है और उसके जरिए हम लोगों ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम बिहार में कृषि उत्पादन को कम से कम दोगुना करें। चाहे वो कृषि खाद्यान्नों का उत्पादन हो या अन्य चीजों का, चाहे वो मछली का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, दलहन का हो, तिलहन का हो, सब्जियों का हो, फलों का हो, सबके उत्पादन में हम वृद्धि लाएंगे और ये हमारा लक्ष्य है। और हमने तो कृषि क्षेत्र के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी एक दृष्टि है अच्छी गुणवत्ता की चीजों का उत्पादन करें और ऐसा उत्पादन का कोई ना कोई व्यंजन जरूर हो। देश के हर रसोई घर में और खाने की मेज पर बिहार का बना हुआ कोई ना कोई सामान जरूर उपलब्ध है। तो हमारा तो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो मक्का है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मखाना तो हमारी चीज है, लीची कहीं और नहीं है इस ढंग से। अनेक चीजें हैं जिसमें हमें विशिष्टता आती है, तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है कि हम सब बिहारवासी यही सोचें और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। और मुझे खुशी है जब किसान पंचायत का हो रहे और मैंने देखा कि पढ़े लिखे नौजवान खेती की तरफ आकर्षित हो रहे। अभी हाल में भी मुझको कुछ लोगों से मिलने का अवसर मिला, वो बीज का उत्पादन कर रहे हैं पटना जिले के। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अब नई पीढ़ी का भी ध्यान खेती की ओर जा रहा है और अगर हम ऊंचा सोचेंगे तो ऊंची छलांग लगाएंगे और बिहार तरक्की करेगा। बिहार में आखिर क्या है? हमारी यही पूंजी है, हमारी यही खासियत है। हमारी मिट्टी उपजाऊ है और यहाँ के लोग मेहनती। देखिए, भीख मांग करके कोई गुजारा यहाँ नहीं करना चाहता, उद्यम करके अपना गुजारा करना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। बिहार के लोग भी जो बाहर भी जाते हैं तो अपने मेहनत के बदौलत अपने रोटी का प्रबंध करते हैं। वो किसी के आगे हाथ नहीं पसारते, हाथ नहीं फैलाते। तो बिहारियों की खासियत है, मिट्टी उपजाऊ है, लोग मेहनती है और हमारी युवा पीढ़ी के लोग मेधावी। और फिर बिहार पीछे रहेगा? कतई पीछे नहीं रहेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। अब तो बात उलट गई। 4 साल के अंदर ये वातावरण बदला है कि आज हम सोचते हैं, यानी बिहार सोचता है, कल पूरा देश उस रास्ते पर जाता है। एक नहीं अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं इस मामले में। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में, नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में, समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हमारे यहाँ गांव-गांव में लड़कियां साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही हैं। ये बदलाव हुआ। तब यहाँ जो हो रहा है, अब पूरे देश में उसका अनुकरण करने की कोशिश हो रही है। तो बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार के लोगों के मन में हीन भावना नहीं। अब जो मजबूरी के मारे बाहर भी काम कर रहा है, वो बाहर भी बहुत उसका मनोबल ऊंचा है। उसको अब लगता है कि बिहार बदल रहा है, लौट करके हम आएंगे, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम फिर अपने गांव की ओर जाएंगे। अब उसी प्रकार से पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल हम करते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसमें सहायता ज्यादा पड़ेगी, उसमें ज्यादा पूंजी लगती है। तो एक चीज को हासिल करेंगे, इसके बाद हम उस चीज पर
पूरे बिहार में किसानों का आह्वान करेंगे कि जिनको लेना है वो ले। अभी हमने पावर टिलर के बारे में कहा, जितना लेना चाहे पावर टिलर लोग ले, हम सहायता करेंगे ताकि एक एक करके लोगों के पास साधन हो जाए खेती करने को। और जब सब प्रकार के साधन होंगे, अच्छा बीज, खेती करने के लिए जरूरी साधन, मशीन, और जैसा उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बैंक को जो सहायता देनी है, राज्य सरकार बैंकों के पीछे पड़ी हुई है। और हम लोग यूं नहीं छोड़ते हैं। वर्मा जी किसान आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने ठीक ही कहा, बैंक वाले उतना सहयोग नहीं करते, लेकिन पहले से माहौल बदला है। अब उसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्री जी को भी हमने यहां बुलाया, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी आए, और जो राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी है उसकी हर मीटिंग में हमारे उप मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, बैंकों पर दबाव बनाए रखने के लिए। और साल में जो पहली मीटिंग होती है उसमें हम खुद भी जाते हैं। तो चारों तरफ से दबाव बनाकर एक माहौल हम बना रहे हैं। गड़बड़ियां तो बहुत जगह है, हम सिर्फ गड़बड़ियों को गिनाएं या एक एक करके उन गड़बड़ियों पर काबू पाने के लिए अपने जिम्मे जो ताकत है उसका इस्तेमाल करें। तो हमारा इसमें विश्वास हमको मालूम है। और अगर हम खड़ा हो जाए यहाँ गड़बड़ी गिनाने लगे तो हमसे ज्यादा कोई गड़बड़ी नहीं गिना सकता, क्योंकि गड़बड़ी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले गड़बड़ी जानेंगे नहीं तो दूर कैसे करेंगे, इसलिए हम गड़बड़ी जानते हैं। अब एक एक करके जितना संभव हो रहा है दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जितनी क्षमता है, जितनी बुद्धि है, लगन के साथ उस काम को कर रहे हैं। कोई हम लोगों को ये नहीं कर सकता है, कह सकता है कि हम आलसी, कोई ये नहीं कह सकता है कि कुछ नहीं जानता, ये कोई नहीं कह सकता। हम सब लोग अहरनिश मेहनत कर रहे हैं, काम के घंटे से ज्यादा कोई नहीं निकाल सकता। तो ये सब काम कर रहे हैं। और आज जो ये माहौल बना है, उत्पादन बढ़ रहा है। बीच में प्राकृतिक आप 2006 के शुरू में लगा कि सूखा आ जाएगा, लेकिन खैर वो संभल गया। 2007 में 22 जिले में बाढ़, 2008 में कोसी का प्रलय, इस बार सूखे की स्थिति। कौन जानता है, ये प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, ये जूझने वाला प्रदेश है। लेकिन किसी का मनोबल न गिरे, हम इसका ख्याल रखते हैं। जो भी हम लोगों की औकात है उससे ज्यादा बढ़ करके हम लोगों की सहायता करते हैं, सेवा करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी और दुनिया भर में आपदा आ रही है, तो संकट है पृथ्वी पर। पृथ्वी नाम का जो आगे की ठंड, तब वो जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, खतरे की घंटी बज गई। अब इसमें हम एक दूसरे को जितना देर तक मन बहलाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन गहन संकट है। इसलिए जरूरत इस बात की है, हम लोगों को और वैज्ञानिकों को भी चाहिए कि अब ये जो मौसम में बदलाव आ रहा है, कहा जा रहा, अभी गंगा नदी पर बैठक थी, प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी। अब एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 2035 से 2050 के बीच में गंगा नदी 12मासी नदी नहीं बचेगी, गंगा नदी भी मौसमी नदी में बदल जाएगी। इसका खतरा है, गंभीर खतरा। हम लोग बैठे थे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता, गंगा नदी में सारा कचरा हम डाल रहे हैं। अब एक तो बिहार के साथ उपेक्षा अन्याय हुआ, फरक्का में बराज बन गया, पानी का बंटवारा कर लिया गया, अंतर्राष्ट्रीय समझौता कर लिया गया कि बांग्लादेश को पानी दिया जाता है। अब हालत क्या, फरक्का में बराज बना, देख लीजिए पूरे गंगा नदी में सिर्फ बालू के टीले नजर आ रहे हैं। हम लोग बचपन से गंगा किनारे ही पैदा हुए, इसलिए जानते हैं। तो गंगा नदी की जो हालत है, एक तो पानी का बहाव कम, और हमारे यहाँ बिहार में पानी कितना आता है, जब बक्सर के पास मापा जाता है, जब बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है, ये गंगोत्री से निकलने वाली गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में आती है,
तो उस समय पानी का बहाव होता है 400 क्यूमेक्स, और जब गंगा नदी बिहार छोड़ती है तो बहाव होता है 1500 क्यूमेक्स, यानी 4 गुना पानी की वृद्धि होती है गंगा नदी। तो बिहार पानी को बढ़ाता और हमारे ऊपर यूपी में पानी का इस्तेमाल किया जाता, हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन अब हमें जरूरत है बिजली घर लगाने के लिए, तो गंगा नदी का पानी थोड़ा बहुत चाहिए, तो दिल्ली में ऐतराज होता। हमने सख्त ऐतराज जताया कि हमारे यहाँ तो पानी कम आता, हम तो पानी बढ़ाते हैं, बाढ़ का मुकाबला करते हैं। पूरी उत्तर बिहार की जो नदियां हैं बाढ़ से तबाही मचाती है और फिर गंगा नदी में चली जाती है। गंगा में हम पानी बढ़ाते हैं, हम घटाते नहीं। और हमको पानी की जरूरत हो तो हमारे इस्तेमाल पर ऐतराज, तो बहुत भयंकर स्थिति। इसलिए हमने कहा कि भाई गंगा नदी के स्वास्थ्य की पहचान है यहाँ का सोस, डॉल्फिन खूब है। पटना से लेकर के भागलपुर तक डॉल्फिन बहुत था। बच्चे थे हम लोग खूब सोच को देखते थे, बख्तियारपुर के में देखते थे। अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा। तो हमने कहा कि जंगल दुरुस्त है, ये पता चलता है बाघ की संख्या से, उसी तरह से गंगा नदी दुरुस्त है, ये पता चलेगा डॉल्फिन की संख्या से। इसलिए हमने हमारे विशेषज्ञ हैं, पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, प्रोफेसर आर.के. सिन्हा, उन्होंने हम लोगों को समझाया। उस मीटिंग में भी चर्चा हुई, वो भी मेंबर है। उनको लोग डॉल्फिन सिन्हा कहते हैं। डॉल्फिन के बारे में इतना उनका अध्ययन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। हमने भी मांग की कि पानी इस्तेमाल करने से मिट्टी भी हमारी खराब हो रही है और उत्पादन पर असर पड़ रहा है, तो पानी का जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल हो। तो इसके लिए भी हमें लोगों को मशीनें देनी पड़ेगी, संसाधन देने पड़ेंगे। तो हमने कृषि रोड मैप में इसको शामिल किया है। अब आज पावर टिलर को पूरा करेंगे, इसके बाद उस पर लगेगा। अब जो भी पैसा लगेगा हम लोग तो लगाएंगे। हम लोगों का एक आकलन है कि कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन पर 4 से 5 हजार करोड़ रुपया कम से कम खर्च आएगा, लेकिन हम इसका वहन करेंगे। हमने केंद्र के सामने प्रस्ताव रखा, लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो जो भी हम लोगों की हैसियत है, ताकत है, उसके आधार पर हम करेंगे। लेकिन बिहार में कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी, किसानी करने वाले लोगों की आमदनी बढ़ेगी, और तभी बिहार की आमदनी बढ़ेगी और तभी बिहार खुशहाल हो सकेगा। हमारे सामने कृषि है, तो धान के लिए, गेहूं के लिए, इन सब चीजों के लिए तो हम लोगों ने मदद किया। लेकिन हमारे यहाँ किसान आलू और प्याज की भी खेती करते हैं, तो आलू और प्याज की भी खेती करते रहे। इसलिए हमने सोचा है कि इस साल आलू और प्याज की खेती करने वाले किसानों को भी जितने खेत में वो खेती करेंगे उसके हिसाब से 1000 रुपया प्रति एकड़ आलू और प्याज के किसानों को भी हम सहायता प्रदान करेंगे, ताकि खेती के प्रति और आलू प्याज के खेती के प्रति भी उनका आकर्षण बना रहे। तो सब चीज की खेती करिए, सरकार आपकी सहायता करेगी। और आज के इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है, जो आंकड़े इन लोग अन्य योजनाओं को भी आप लागू करें, कृषि यांत्रिकीकरण की योजनाओं पर भी, और कृषि विभाग पूरे तौर पर इस पर ध्यान दे। और आज पटना जिला में इसके हम बिहार की तरक्की कर सकते हैं, और हम सब मिलकर के एक सुंदर बिहार का निर्माण करेंगे, और ऐसा बिहार बनाना शान का विषय होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं देते हुए कृषि विभाग और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, सहकारिता विभाग, सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।